हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 10 और वो है अपना एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वर्ग फर्स्ट यानी क्षार धातुओं के यौगिकों के अंतर्गत सबसे पहले सोडियम के यौगिकों की बात कर रहे हैं। और सोडियम के यौगिकों में सोडियम कार्बोनेट में आपको पढ़ा चुका हूं, सोडियम का क्लोराइड में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब बात करेंगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, NaOH के बारे में। ठीक है, ध्यान रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH जो होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? कास्टिक सोडा। ठीक है, हाँ, तो इसको अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और इसी के निर्माण की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले अपन को पढ़नी है निर्माण की विधि, यानी इसको किस प्रकार से निर्माण इसका किया जाता है। तो देखो, इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण एक सेल के अंदर किया जाता है। आपको पता होना चाहिए इसका निर्माण एक सेल के अंदर किया जाता है। और सेल का नाम क्या है? तो नाम आपको ध्यान रखना है, कास्टनर केल्नर सेल। कौन सा सेल है? सेल है ये कास्टनर केल्नर सेल। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर इस NaOH का निर्माण किया जाता है। अब इसमें होता क्या है? तो देखो, कास्टनर केल्नर जो है ना, एक सेल होता है। इस सेल में वही नमक का जलीय विलयन भरा जाता है। नमक के जलीय विलयन को क्या बोला था अपन ने? ब्राइन विलयन। क्या बोला था? ब्राइन विलयन बोला था। तो उस ब्राइन विलयन को यहाँ पर भरा जाता है सेल के अंदर और फिर इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो जब इस नमक के विलयन का विद्युत अपघटन किया जाएगा तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी? यहाँ पर NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैसे बनता है? तो पहले विधि लिखेंगे, उसके बाद इस चीज को समझेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो NaOH का औद्योगिक स्तर पर निर्माण लिख लेते हैं पहले। NaOH का औद्योगिक स्तर पर निर्माण कास्टनर केल्नर सेल में, कास्टनर केल्नर सेल में NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा, NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कास्टनर केल्नर सेल में NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस सेल में क्या होता है भाई? तो देखो, इस सेल में ग्रेफाइट का एनोड, इस सेल में ग्रेफाइट का एनोड तथा आयरन अमलगम का कैथोड होता है, तथा आयरन अमलगम मतलब क्या होता है? आयरन का मरकरी के साथ बनी हुई मिश्र धातु। ठीक है, इसको आयरन अमलगम कहते हैं, का कैथोड लगा होता है। कैथोड लगा होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का एनोड तथा आयरन अमलगम का कैथोड यहां पर लगा होता है। NaCl के विद्युत अपघटन से, NaCl के विद्युत अपघटन से, NaCl के विद्युत अपघटन से एनोड पर क्लोरीन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा कैथोड पर
तथा कैथोड पर सोडियम अमलगम बनता है, सोडियम अमलगम, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम अमलगम बनता है जो OH माइनस आयनों से क्रिया करके, OH माइनस आयनों से क्रिया करके NaOH का निर्माण करता है, NaOH का निर्माण करता है। ठीक है, तो किसका निर्माण करेगा, NaOH का निर्माण यहाँ पर वो करता है। ठीक है ना, चलो भाई, तो क्या बताया मैंने, एक सेल है, कौन सा सेल है, नाम ध्यान रखेंगे, कास्टनर केल्नर सेल। कौन सा सेल है, कास्टनर केल्नर सेल, नाम ध्यान रखना है। इस सेल के अंदर होता क्या है, चलो मैं आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। इस प्रकार का एक सेल होता है, ठीक है ना। इस सेल में क्या होता है, इस सेल में है ना, यहाँ पर भरा होता है नमक का जलीय विलयन, यानी कि यहाँ पर नमक का NaCl का जलीय विलयन भरा होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगे हुए होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोड तो होता है ग्रेफाइट का, जिसका होता है ग्रेफाइट का, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एनोड कहेंगे, क्या बोलेंगे, एनोड कहेंगे। और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर जो लगा होता है ना, ये वाला इलेक्ट्रोड होता है आयरन अमलगम का, और इसको क्या बोलेंगे अपन, कैथोड कहेंगे, क्या बोलेंगे, कैथोड। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को यहाँ पर आपस में जोड़ा जाता है, तो होगा क्या, यहाँ पर जो है ना, ये जो एनोड है, इस एनोड पर तो क्या होगा, एनोड पर तो जो है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो Na+ और Cl- आयन होंगे, इसके अंदर जो विलयन होगा, विलयन के अंदर NaCl का विलयन है ना, तो यहाँ कौन से प्रकार के आयन होंगे, Na+ और Cl- 2 प्रकार के आयन होंगे। अब यहाँ पर जो Cl- होते हैं ना, ये इस ग्रेफाइट की छड़ पर जाकर, Cl- क्या होते हैं, इस ग्रेफाइट की छड़ पर जाकर क्या करता है, यहाँ पर क्लोरीन गैस का निर्माण कर लेता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त कर देता है। ठीक है, क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त किया। यानी कि क्या होता है, मैं बता दूं आप लोगों को, एनोड पर क्या होता है, जो क्लोरीन है ना इसके अंदर Cl- आयन, वो Cl- आयन क्या करेंगे, वो इस ग्रेफाइट की छड़ पर जाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, त्याग देंगे। इस प्रकार से ½ Cl2 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। मैंने बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर तो क्या गैस मुक्त हो गई, क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाती है और ऑक्सीकरण हुआ है, इसीलिए इसको अपन एनोड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देना इसने यहाँ पर, तो इस छड़ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, इस तार के माध्यम से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, इस कैथोड वाली छड़ पे पहुंचेंगे, पहुंच गए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते हुए कहाँ पहुंचे, इस कैथोड छड़ पर पड़ गए, पहुंच गए, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सोडियम आयन है ना Na+, ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके सोडियम के रूप में यहाँ पर जमा होने लग जाता है। यानी क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है, Na+ जो होता है ना, ये Na+ यहाँ पर आए हुए जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार से सोडियम, और वहाँ पर अमलगम भी था, तो सोडियम अमलगम का निर्माण यहाँ पर ये कर लेता है। ठीक है, तो क्या बन गया, सोडियम अमलगम बन गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, अपचयन हुआ है। अब देखो, ये जो सोडियम अमलगम है ना, ये सोडियम अमलगम जो होता है, ये OH- आयन से क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बना लेता है और मरकरी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। आ जाएगी बात समझ में। तो ये चित्र तो केवल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बनाया गया था, अपन को बस ये अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलो।
तो इस तरह का एक सेल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कास्टनर केल्नर सेल कहते हैं। और ये जो कास्टनर केल्नर सेल होता है, जब इसमें NaCl को लेकर इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर तो यानी कि एनोड के ऊपर तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी और कैथोड के ऊपर क्या बनेगा, सोडियम अमलगम बनेगा। ये सोडियम अमलगम OH- आयनों से क्रिया करके क्या बना लेगा, NaOH का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनता है, NaOH बनता है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये था अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि जो यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो ये था अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि जो यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब बात करेंगे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने बनाया है, जो कास्टिक सोडा आप लोगों ने बनाया है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, तो इनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। ठीक है, चलो, तो अब पढ़ेंगे अपन इसके गुणधर्म, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जो होता है इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखो, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, गुणधर्मों में बात करें तो देखो, सबसे पहला गुण इसका होता है कि यह पारभासी सफेद ठोस पदार्थ होता है। यह पारभासी सफेद ठोस पदार्थ होता है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो पारभासी का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या हुआ, जिसमें आर पार दिख जाए, जिसमें क्या दिख जाए, आर पार दिख जाए, उसको क्या बोलते हैं, पारभासी। तो इसमें आसानी से आर पार देख सकते हो आप लोग। ठीक है, सफेद होता है और ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, तो पारदर्शी होता है, सफेद होता है और ठोस पदार्थ के रूप में होता है आपका ये NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है इसका गलनांक। इसका गलनांक 318 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भाई, 318 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। आगे बात करते हैं ये तीसरा गुणधर्म, तो यह जल में अत्यधिक विलय होता है भाई, जल में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है, अत्यधिक विलेय होता है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, क्षार होता है भाई ना, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में आसानी से घुल जाता है, और जलीय विलयन क्या होता है इसका, क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति रखता है। ठीक है, चलो बात करते हैं चौथे गुणधर्म के बारे में। तो चौथा गुणधर्म क्या होगा, देखो चौथा गुणधर्म इसका होता है कि ये CO2 का अवशोषण कर लेता है। यह वायुमंडलीय CO2 का अवशोषण करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, वायुमंडलीय CO2 का अवशोषण करके। ठीक है भाई, तो ये लो भाई, ये आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बना लेगा, यहाँ पर बना लेगा Na2CO3 और साथ में जल बन जाएगा। ठीक है, तो वायुमंडल की CO2 को अवशोषित करके क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बात करें अपन पांचवा गुणधर्म का, तो यह 1300 डिग्री सेल्सियस पर जल अपघटित हो जाता है, या फिर बात करें अपघटित हो जाता है, यानी पूरी तरह से टूट जाएगा भाई। ठीक है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है पूरी तरह से। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसको आप लोगों ने क्या कर दिया,
1300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट कर क्या बना लेगा, ये देखो सोडियम बना लिया, ऑक्सीजन बना लिया, H2 हाइड्रोजन बना लिया। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 5 गुण इसके होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जो अपन को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। चलो अब बात करते हैं इसके उपयोग, यानी कि ये काम कहाँ पर आता है भाई। चलो तो उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये लो भाई, सबसे पहला इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो देखो उपयोग होता है इसका साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम में, है ना। एक तो साबुन बनाने में काम आता है, कागज बनाने में काम आता है, कृत्रिम रेशम बनाने में काम आता है, कृत्रिम रेशम व कई रसायनों के निर्माण में, कई रसायनों के निर्माण में, कई रसायनों के निर्माण में। ठीक है, तो यहां पर मुख्यतः काम में आता ही है। दूसरा उपयोग, तो भाई दूसरा उपयोग जो होता है इसका, वो होता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ना, जो जमीन से आप लोग खोद कर निकालते हैं, उस पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में काम आता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट की बात करें अपन, तो थर्ड पॉइंट है अपना यहाँ पर बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में। ठीक है, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में काम आता है। इसके अलावा बात करें अपन यहां पर, तो शुद्ध वसा व तेलों के निर्माण में, शुद्ध वसा व तेलों के निर्माण में, तो यहां पर काम आता है। ठीक है, और लास्ट उपयोग होता है इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी अपने जो प्रयोगशाला होती है, अपनी जो लैब होती है ना, उसमें भी ये काम आता है। ठीक है, चलो तो इस तरह से उपयोग के बारे में अपन बात करें, तो मैंने आप लोगों को उपयोग के बारे में क्या बता दिया है कि इसका उपयोग जो होता है ना भाई, इसका उपयोग साबुन के निर्माण में होता है, कागज के निर्माण में होता है, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए काम आता है, कई रसायनों के निर्माण में भी काम आता है। पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ना, उनके शुद्धिकरण में काम आएगा। बॉक्साइट आप लोगों को पता होना चाहिए, बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखो, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसके शुद्धिकरण में काम आता है ये। आगे बात करते हैं, शुद्ध वसा व तेल आपको प्राप्त करने हैं, तो वहां पर भी काम में आता है कौन, NaOH। इसके अलावा प्रयोगशाला के अंदर तो सारे के सारे पदार्थ काम आते हैं अपने ना, तो अपने लैब के अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसके गुणधर्म, इसके उपयोग, है ना, इस प्रकार से ये सारी चीजें अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आ जाएगी यहाँ तक बात समझ में सभी को। चलो अब बात करते हैं अपन एक और टॉपिक, और वो है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। अगले यौगिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां तक आप लोग अच्छे से इसको नोट करते रहेंगे साथ के साथ। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर किसके बारे में, एक और महत्वपूर्ण यौगिक सोडियम का, और वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और वो होता है आपका खाने का सोडा। ठीक है, चलो तो सोडियम, देखो चौथा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर आ जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। और यही बेकिंग सोडा क्या कहलाता है, यही आपका खाने का सोडा भी कहलाता है। तो खाने का सोडा भी इसको कहते हैं अपन। ठीक है, और फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, NaHCO3।
तो ये सारी बातें इसके बारे में याद रखनी है। क्या बताया मैंने? सोडियम बाइकार्बोनेट नाम होता है, या बोलेंगे बेकिंग सोडा, या बोलेंगे अपन खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये चौथा यौगिक है सोडियम का अपना, और इसी के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं इसके बारे में अपन? वही निर्माण की विधि। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? निर्माण की विधि के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, तो वो सिंपल सी विधि है इसकी। तो क्या विधि है? जो सोडियम कार्बोनेट है ना आप लोगों का, सोडियम कार्बोनेट है ना जो Na2CO3, बस इस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करनी है? CO2 गैस प्रोवाइड करनी है आप लोगों को। तो क्या बन जाएगा अपने पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये लो, यानी कि आपका जो कपड़े धोने का सोडा था ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके जलीय विलयन में क्या करनी है आपको? बस CO2 गैस प्रोवाइड करनी है। तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी विधि है, देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बन जाएगा। और आप लोगों को पता हो तो मैंने सोडियम कार्बोनेट बनाने की जो विधि पढ़ाई थी आप लोगों को, कौन सी विधि थी? नाम है उसका साल्वे विधि। और वो जो साल्वे विधि है ना, उसमें भी आप लोगों को पता है बीच में कौन सा यौगिक बना था? यही तो बना था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो साल्वे विधि में भी मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये चीज भी अपन लिख लेते हैं। यह साल्वे विधि में भी मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो मध्यवर्ती के रूप में ये साल्वे विधि में भी प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे पृथक करके काम में लिया जा सकता है। जिसे पृथक करके काम में लिया जा सकता है। काम में लिया जा सकता है। ठीक है भाई, तो पृथक करके इसको आप लोग काम में यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलो और अब बात कर लेते हैं इसके अपन गुण व उपयोग के बारे में, यानी कि क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो, गुणों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला गुण आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा होता है, इसको गर्म करने पर यह CO2 उत्पन्न करता है। देखो, जब इसको आप लोग गर्म कर देते हैं ना, किसको? इस बेकिंग सोडे को, तो गर्म करने पर CO2 उत्पन्न करता है। और CO2 उत्पन्न करने के कारण ही जो आप लोगों ने देखा होगा ना, केक है, पेस्ट्री है ना, इनके अंदर क्या होता है? गैस के बुलबुले बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, केक या पेस्ट्री जब बनाते हैं ना, तो केक पेस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या डाला जाता है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बेकिंग सोडा डाला जाता है, खाने का सोडा। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोग डालेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर जो है ना, आप लोगों के CO2 बनेगी, और CO2 उसके अंदर से जब बाहर निकलती है ना, तो वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। तो क्वेश्चन अपन से पूछा जाता है ये बात कि केक या पेस्ट्री जो होती है ये हल्की क्यों होती है? तो आपको कारण क्या बताना है? इस सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण ये गर्म करने पर CO2 मुक्त करता है, और CO2 के कारण ही आपकी जो केक पेस्ट्री होती है वो हल्की हो जाती है, वो वजन में कम हो जाती है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर अपन, क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडे को गर्म करने पर
यह CO2 गैस मुक्त करता है, इसीलिए केक, पेस्ट्री आदि में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं और वे हल्की हो जाती है, यानी वजन में कम हो जाती है, हल्की हो जाती है भाई, है ना। फूली सी दिखाई देती है ना आप लोगों को केक, पेस्ट्री, वो इसीलिए दिखाई देती है। दूसरे गुण के बारे में बात करें तो CO2 उत्पन्न करने के कारण ये अग्निशमन यंत्रों में भी काम आता है। CO2 उत्पन्न करने के कारण यह अग्निशामक यंत्रों में भी प्रयुक्त होता है। आप लोगों को पता है अग्निशामक यंत्र मतलब आग बुझाने वाले यंत्र। आपको पता है CO2 की उपस्थिति में आग नहीं जलती, CO2 आग बुझाने का काम करता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो अग्निशमक यंत्र वाले होते हैं ना, वो आग में क्या फेंकते हैं, आग में वो इस सोडियम बाइकार्बोनेट के पैकेट फेंक देते हैं। अब जैसे ही ये पैकेट फेंकेंगे ना तो वो पैकेट क्या होंगे, गर्म होंगे। गर्म होने से क्या बनेगी, CO2, और CO2 क्या कर देगी, उस आग को बुझा देती है। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी ये काम आती है। अब बात करते हैं अपन तीसरा उपयोग। तो तीसरा होता है कि 30% सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस 40% स्टार्च, 40% स्टार्च प्लस 10% कैल्शियम H2PO2 का होल 2, कैल्शियम हाइपोफास्फाइट बोलते हैं इसको, H2PO4 है ना, हाँ, कैल्शियम हाइपोफास्फाइट बोलते हैं, CaH2PO4 का होल 2 तथा प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं अपन NaAlSO4 का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। अब सुनो, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, बेकिंग सोडा बताया और एक बताया मैंने बेकिंग पाउडर। जब आप लोगों से पूछा जाए ना कि बेकिंग सोडे का सूत्र बताइए तो आपको क्या बताना है, NaHCO3 बताना है। और पूछा जाए क्वेश्चन कि बेकिंग पाउडर बताइए तो ध्यान रखेंगे बेकिंग पाउडर में क्या क्या चीज़ें होती है, 30% तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, 40% स्टार्च होती है, 10% कैल्शियम हाइपोफास्फाइट होता है, ठीक है, CaH2PO4 का होल 2 और NaAlSO4, ये सब होते हैं इसके अंदर। इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है, बेकिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये था अपना आज का सेशन जिसके अंदर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।